देखिए, अगर आप खुद ही खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और क्या करेगा? देखिए, आज है 18 जून और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और देखिए वीडियो के लास्ट में जो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर ज़रूर दिया कीजिए। इससे आपका पुराना वाला जो करंट अफेयर है वो रिवाइज होते रहता है। और जो लोग इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं उनको बता दूँ कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको इस वीडियो के पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ की लिंक जो है मिल जाएगी आपको, तो वहाँ से क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए जो लोग ना वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलता रहे। देखिए आज है 18 जून और आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है कि केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक भारत में कब तक 5G सेवाएं लॉन्च कर दी जाएंगी। तो देखिए जो 5G सेवा है ये मार्च 2023 से लॉन्च हो जाएगी। अगर आप मोबाइल फ़ोन लेने जा रहे हैं तो 4G मोबाइल कभी भूल कर भी मत लीजिएगा, क्योंकि अगले साल मार्च 2023 में जो है 5G सेवा शुरू हो जाएगी और आपका 4G फ़ोन बेकार हो जाएगा। तो 5G फ़ोन खरीदिए, ये आपके लिए थोड़ा सा फ़ायदेमंद रहेगा। देखिए आपको बता दूं जो मार्च 2023 तक 5G सर्विस जो है शुरू होने वाली है, ये जो है 4G से 10 गुना तेज़ होगी। यानी कि अगर आपकी स्पीड जो है अभी 100 Mbps आ रही है तो इसका 10 गुना मतलब 1000 Mbps होगी 5G की स्पीड। और देखिए इससे पहले जो आपके अश्विनी वैष्णव है इन्होंने एक दिन पहले 5G स्पेक्ट्रम नीलामी करने के लिए दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और इन्होंने बताया था कि 20 साल की वैलिडिटी के साथ कुल 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी जुलाई के अंत तक पूरी कर ली जाएगी। तो मार्च 2023 याद रखिएगा, मार्च 2023 तक 5G सेवा भारत में शुरू हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए आरती प्रभाकर को जो है अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो आपकी आरती प्रभाकर हैं ये एरिक लैंडर का स्थान लेंगी इस पद पर, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अपने कर्मचारियों को धमकाने और शत्रुतापूर्ण कार्य वातावरण बनाने की बात स्वीकार करने के बाद इनकी नियुक्ति के 9 महीनों के बाद भूमिका छोड़ दी थी। तो याद रखिएगा आरती प्रभाकर को अभी हाल ही में जो है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन के सलाहकार के रूप में अपॉइंट किया गया है। देखिए अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका को हम क्या कहते हैं, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। शॉर्ट में इसको हम यूनाइटेड स्टेट भी कहते हैं। और अमेरिका की जो कैपिटल है ये आपकी है वाशिंगटन डीसी। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। याद रखिएगा अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी। और प्रेसिडेंट यहाँ के हैं जो बिडेन। और अमेरिका की जनसंख्या है 32.95 करोड़ और यहाँ की मुद्रा यानी कि करेंसी है यूएस डॉलर यानी कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र हर साल किस दिन को मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने हेतु विश्व दिवस मनाता है। तो देखिए जो आपका ये मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबले करने का विश्व दिवस है यानी कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट है, ये 17 जून को मनाया जाता है। और 2022 के लिए इसका विषय है एक साथ सूखे से उठना यानी कि राइजिंग अप फ्रॉम ड्राफ्ट टुगेदर। देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन है, इसने घोषणा की है कि जो मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस 2022 है इसका मेजबान मैड्रिड स्पेन होगा, यानी कि स्पेन के मैड्रिड में इसका आयोजन हो रहा है। और देखिए अगला प्रश्न है कि किसे भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है रंजना प्रकाश देसाई को। देखिए जो आपकी पूर्व न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई हैं, इनका जन्म जो है ये 30 अक्टूबर 1949 को हुआ था और इन्होंने 1970 में एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से कला में स्नातक और 1973 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से कानून में स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की और ये सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश भी रही हैं। तो याद रखिएगा रंजना प्रकाश देसाई को हाल ही में भारतीय प्रेस परिषद यानी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। और अगला प्रश्न है कि जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। देखिए जीएसटी काउंसिल की जब भी कोई बैठक होती है तो उसका आयोजन स्थल पूछा जाता है। तो 47वीं बैठक अभी हाल ही में श्रीनगर में आयोजित किए जाने का फैसला किया गया है। और ये बैठक जो आपकी होगी ये 28 और 29 जून 2022 को श्रीनगर में होगी। याद रखिएगा इसको,
कि जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन जो है 28 और 29 जून को श्रीनगर में किया जाएगा। देखिए, पहले जीएसटी काउंसिल की बैठक अप्रैल के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की व्यस्तता के कारण इस बैठक को स्थगित करना पड़ा। और जानकारी के लिए बता दें आपको कि जीएसटी काउंसिल की बैठक वित्त मंत्री की अगुवाई में होती है और इसमें केंद्र और राज्यों के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। तो याद रखिएगा, 28 और 29 जून को श्रीनगर में जो है जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया। तो देखिए, पेंटागन के लिए शीर्ष पद के लिए भी हाल ही में राधा अयंगर प्लम को जो है नामित किया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा। यहाँ पे राधा अयंगर प्लम की जो फोटो आपको दिख रही होगी। देखिए, जो आपकी राधा अयंगर प्लम है, इन्होंने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पीएचडी की है और गूगल और फेसबुक में भी इन्होंने काम किया है। और ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में रॉबर्ट वुड जॉनसन हेल्थ पॉलिसी स्कॉलर भी रह चुकी हैं। तो ये इनके बारे में डिटेल है। याद रखिएगा, राधा अयंगर प्लम को हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो है पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए हाल ही में नामित किया है। सातवां, की हाल ही में केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी आयु सीमा पहले साल के लिए 21 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दिया है। तो देखिए, जो अग्निपथ स्कीम है, इसकी ऊपरी आयु सीमा पहले साल के लिए 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया है। यानी कि अब 23 साल के युवा भी जो है जो आपका अग्निपथ स्कीम है, इसके तहत जो 4 साल की आर्मी में सेवा देने का जो है स्कीम है भारत सरकार का, तो उसमें जो है ये जा सकते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी आयु सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 साल कर दिया है। हालांकि युवाओं को अधिकतम आयु सेवा में 2 साल छूट का ये फायदा केवल पहले साल ही मिलेगा। यानी कि इस बार जो पहली भर्ती होगी, इसी में केवल ये छूट मिल रहा है। ठीक है, कि 23 साल के जो बच्चे हैं वो भी अग्निपथ स्कीम के तहत आर्मी में 4 साल की सेवा दे सकते हैं। देखिए, भारत का जो रक्षा मंत्रालय, इसके अनुसार कोरोना की वजह से 2 साल तक सेना भर्ती नहीं होने के चलते आयु सीमा पार कर चुके युवाओं को मौका देने के लिए ये अहम फैसला लिया गया है। 8वां प्रश्न, की हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पोर्टरफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो देखिए, ये जो आपका देश है आयरलैंड है। आयरलैंड की क्रिकेटर थे जिनका नाम था विलियम पोर्टफील्ड। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। देखिए, पोर्टफील्ड जो है, इन्होंने 2 एक दिवसीय यानी कि वनडे विश्व कप और 5 T20 विश्व कप में आयरलैंड का नेतृत्व किया था। अगला, कि हाल ही में किस देश में युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया। तो देखिए, युवा सांसदों का जो 8वां वैश्विक सम्मेलन है, ये भी हाल ही में मिस्र में आयोजित किया गया। और मिस्र में एक प्लेस है शर्म अल शेख। तो मिस्र के शर्म अल शेख में युवा सांसदों का 8वां वैश्विक सम्मेलन अभी हाल ही में जलवायु परिवर्तन के विषय के साथ आयोजित किया गया था। अब सवाल ये उठता है कि भारत की तरफ से युवा सांसदों का जो 8वां वैश्विक सम्मेलन था, इसमें पार्टिसिपेट किसने किया। तो देखिए, इसमें पार्टिसिपेट किया एस फांगोन ने। एस फांगोन कौन है? ये नागालैंड की राज्यसभा के लिए संसद सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली महिला हैं। इन्होंने इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया भारत के 2 युवा सांसदों के साथ में। और देखिए, युवा सांसदों का जो ये 8वां वैश्विक सम्मेलन है, ये दुनिया भर के युवा सांसदों को युवा सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने और सामान्य और नवीन रणनीतियों को परिभाषित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। 10वां प्रश्न है कि किस राज्य ने एनम एजुथम योजना शुरू की। तो देखिए, एनम एजुथम योजना को शुरू किया है तमिलनाडु की सरकार ने। देखिए, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, इन्होंने 8 साल से कम उम्र के छात्रों के बीच में कोविड महामारी के कारण सीखने की खाई को पाटने के लिए एनम एजुथम योजना को शुरू किया है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य 2025 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करने के लिए इसको शुरू किया गया है। और इसे जो है अजीन जीवकम पंचायत यूनियन मिडिल स्कूल तिरुवल्लूर में एक कार्यक्रम में हाल ही में लॉन्च किया गया M.K. स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा। तो याद रखिएगा, एनम एजुथम योजना जो है ये तमिलनाडु सरकार की योजना है और इस योजना का उद्देश्य है 2025 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करना।
तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। देखिए जितने बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं वो जल्दी ही सफल हो जाते हैं, तो आप भी दिया कीजिए, डेली जो है आपका प्रैक्टिस होते रहेगा। पहला प्रश्न आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस किस दिन मनाता है, बताइए। दूसरा कि किस देश की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए सख्त वीजा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया, बताइए। और तीसरा कि भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित होगी, बताइए। और चौथा कि फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने % हिस्सेदारी हासिल करेगी, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में किस देश में अनिवार्य मृत्युदंड की सजा समाप्त कर दिया गया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। पहला प्रश्न था कि विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको हम 15 जून को मनाते हैं और 15 जून को ही हम ग्लोबल विंड डे भी मनाते हैं। और देखिए अभी हाल ही में एक सर्वे में बताया गया है कि जो मुंबई शहर है ये हर साल औसतन 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है और 2050 तक ये पूरा डूब जाएगा शहर, ठीक है। और देखिए अगला प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो इसको केरल सरकार ने लॉन्च किया है। और पांचवा था कि माइक्रोसॉफ्ट ने कितने वर्षों के बाद अपने वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को हाल ही में बंद कर दिया, तो देखिए 27 सालों के बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है बंद हो गया हाल ही में। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और कम से कम 2 लोगों को शेयर करने की आदत बनाइए ताकि अधिक से अधिक छात्रों तक ये वीडियो पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।